लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। फरीदाबाद में बीजेपी ने विजय संकल्प रैली का आयोजन किया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देंगे, उनमें सीवरेज की व्यवस्था भी देंगे, उनमें बिजली की व्यवस्था भी देंगे और जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों में जो काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है, हमें उसका आंकलन करना चाहिए कि करके वो लोग इधर उधर चले जाते थे, परंतु मनोहर लाल जी ने एक सिस्टम बनाया। देंगे, उनमें पानी की व्यवस्था भी देंगे, उनमें सीवरेज की। फरीदाबाद से आपको खबर बता रहे हैं। बीजेपी की विजय संकल्प रैली फरीदाबाद में आयोजित हुई है, जहां सीएम नायब सिंह सैनी ने इसमें शिरकत की और जनसभा को सीएम सैनी ने संबोधित किया है। इस दौरान सरकार के किए गए कार्यों का भी वो बखान करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा है। तस्वीरें देख सकते हैं विजय संकल्प रैली की। ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद की, जहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और सीएम नायब सिंह सैनी को सुना। मुझे खुशी है इस बात की जेब को गर्म करके वो लोग इधर उधर चले जाते थे, परंतु मनोहर लाल जी ने एक सिस्टम बनाया। उन्होंने कहा कि जितनी भी कॉलोनियां हैं उनको हम ऑथराइज करेंगे, उनमें पानी की व्यवस्था भी देंगे, उनमें सीवरेज की व्यवस्था भी देंगे, उनमें बिजली की व्यवस्था भी देंगे और जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है इस बात की कि इन 10 वर्षों में जो काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है, हमें उसका आंकलन करना चाहिए कि पूर्व की सरकारें जो लगातार उनका भी कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा है, अगर उसी का अंतर देखें तो एक जमीन आसमान का अंतर उसके अंदर नजर आएगा। भाइयों, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी समस्याएं और हमारी एनआईटी की रुकी हुई है, 4 जून के बाद उन समस्याओं का भी समाधान निकाल करके लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने का काम वो हम लगातार करेंगे। भाइयों, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना यह हमारी सरकार का दायित्व है। और भाइयों, यहां तो बिना भेदभाव के काम किया है। ये सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के बिना भेदभाव के पूरे देश को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे भाइयों रोड्स की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेलवे के अंदर हमारे वंदे भारत जैसी ट्रेन पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित देश के लोगों को समर्पित करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय कृष्णपाल जी कह रहे थे कि एम्स बनाने का काम किया है। अरे, मेडिकल कॉलेज खोलने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। इनके समय के अंदर तो मेडिकल कॉलेज भी नहीं थे। आज हमारी इस डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के 17 जिलों के अंदर भाइयों मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया है और 22 के 22 जिलों के अंदर भाइयों मेडिकल कॉलेज खोल करके लोगों को सुविधाएं देना और अलग से जो हमारी मेडिकल की डॉक्टर्स की सीटें, एमबीबीएस की सीटें हैं, उनको भी बढ़ाने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे देश की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किया है और चाहे धारा 370 जैसी जिसको लंबे समय से देश भुगत रहा था, भाइयों ये निर्णय कांग्रेस नहीं ले सकती थी, जिन्होंने 55 साल तक 60 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया। ये निर्णय तो अगर किसी ने लिया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ही निर्णय ले सकता है और उसके पीछे आप लोगों की ताकत और शक्ति है। भाइयों, आप लोगों ने कमल का बटन दबाया
नरेंद्र मोदी जी ने बिना भय के भाइयों दिल्ली में बैठ करके निर्णय इस देश के हित के अंदर लेने का काम किया है। चाहे सीए की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात हो, हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं का वोट तो लेती रही है, परंतु महिलाओं का जितना शोषण ये कांग्रेस के लोगों ने किया है भाइयों, ये किसी से छुपा नहीं है। आज भी उनकी मानसिकता महिलाओं के प्रति क्या है, उनके नेताओं के मुंह से नजर आता है। वो लोग तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र स्थित देश की 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और जागरण में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, ये हमारी संस्कृति के पर्व हैं, इन पर्वों में हम में नई ऊर्जा का संचार होता है। मैं सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास की एक नई गाथा लिख रहा है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की सोच एंटी नेशनल रही है, गरीब आदमी को गरीब रखो। नरेंद्र मोदी ने गरीब आदमी के मुंह पर मुस्कान लाई है। नवरात्रों का महापर्व है। आज दुर्गाष्टमी का दिन है, कन्या पूजन का दिन है। मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दुर्गाष्टमी के इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व, ये हमारी संस्कृति के पर्व हैं, हमारे संस्कार के पर्व हैं और हमें इन पर्वों से एक नई ऊर्जा का संचार हम सब में होता है और मैं सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नहीं, मां के चरणों में हर वर्ष आने का मौका मिलता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश एक विकास की नई गाथा लिख रहा है। आज गरीब के चेहरे पर इन 10 वर्षों में जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उस तक लाभ पहुंचाने का योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है। महिलाओं को सशक्त करने का इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ है। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। बता दें कि सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं केजरीवाल हूं, आतंकवादी नहीं, जिसको लेकर अनिल विज ने कहा कि आतंकवादी शब्द किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। पंजाब के जब सीएम उनसे जेल में मिलने गए थे तब ये शब्द इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये अब जो आम आदमी पार्टी है, इन्होंने राजनीति की नई फिलॉसफी ये लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। पहले थी विदुर नीति, फिर आई चाणक्य नीति और ये है केजरी नीति। और केजरी नीति कई प्रकार के नए प्रयोग करके दिखा रही है। और केजरी नीति में यही है कि इसके बड़े नेता जेल में रहेंगे और जेल के अंदर अच्छा वातावरण मिलता है, एकांत मिलता है और वहां से बैठकर ही ये सरकार चलाएंगे। ये आतंकवादी तो उनको उनके ही जब पंजाब के चीफ मिनिस्टर मिलने गए तो उन्होंने ही बाहर आके वो शब्द इस्तेमाल करा। उससे पहले तो किसी ने किया। 6 स्टोरी राइटर ये स्क्रिप्ट लिख लेते हैं और स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर ये उसको वैसे ही चलाते हैं। फरीदाबाद के मुजेसर इलाके में स्थित थर्मल पावर कंपनी के ग्राउंड में 2 साल की बच्ची का कफन में लिपटा शव बरामद हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही मुजेसर पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहीं इस मामले में सब इंस्पेक्टर राम कुमार ने बताया कि बच्ची कहां की रहने वाली है और उसके यहां पर क्यों फेंका गया, इस पर फिलहाल जांच जारी है। कोई बच्ची है 2 साल की, उसकी डेड बॉडी मिली है
और उसकी जो एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई है, शायद किसी हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है। उसमें MRD नंबर भी लिखा हुआ है और उसमें 13 तारीख लिखी हुई है, 13/4/2024। बच्ची को एडमिट कराया है 12:45 पे और उसी डेट में ही 13/4/2024 को ही उस बच्ची की डेथ हुई है रात को 9:15 PM पर जी। और उस पर स्लिप लगी हुई है और स्लिप के ऊपर लिखा हुआ है बच्ची का नाम सृष्टि कुमारी लिखा हुआ है, फादर नेम विशाल सिंह है जी, एज 2 साल है। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हो सका है कि बच्ची को वहां क्यों डाला गया, क्यों नहीं डाला गया। संघ लोक सेवा आयोग के परिणाम में सरपथा क्षेत्र के पिपरौल निवासी सृष्टि मिश्रा ने अपने पहले ही प्रयास में 95 रैंक लाते हुए IPS पद पर चयनित होकर क्षेत्र के साथ ही पूरे जनपद का नाम रोशन किया है। पूरे जनपद में इसको लेकर खुशी का माहौल है। 8 से 10 घंटे तक नियमित पढ़ाई करने वाले सृष्टि ने पिता को बड़े पद पर नियुक्त होने के बाद ही ये प्रेरणा मिली कि UPSC की परीक्षा देकर वो भी बड़े अधिकारी बने। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सृष्टि मिश्रा ने बताया कि उनकी अधिकतर पढ़ाई देश के बाहर हुई है और जब वह देश पहुंची तो 2022 में पहले UPSC की परीक्षा में भाग लिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद फिर लगातार UPSC की तैयारी करती रही और आखिरकार उन्होंने इस बार UPSC की परीक्षा में सफलता हासिल की। मेरी बिटिया लगती हैं। बिटिया हैं, आप उनकी मौसी लगती हैं। मौसी होने के बावजूद भी आपने माँ जैसा प्यार दिया। राजू मौसी तो एक कहने का नाम हो गया, मैं उनकी माँ हूँ। माँ है। एक्चुअली हमारी सारी बेटियां जो है जितनी हैं सब अलग अलग बटी हुई हैं। हमारी बेटी जो है उनकी मम्मी को मम्मी कहती है और ये मेरे को कहती हैं और एक इनकी छोटी बहन है दूसरी बहन को कहती है। एक्चुअली हमारी सारी बच्चे जो हैं एक मौसी को ज्यादा प्यार करते हैं। चलिए, आपकी बेटी ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, क्या कुछ कहिए इस तरीके का, मतलब कैसा एहसास, कैसा फील कर रहे हैं? मुझे इतना खुशी हो रही है कि मुझे कहने का कोई बयान नहीं रह गया है। सृष्टि, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने जो स्थान हासिल किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सृष्टि, किस तरीके से देखते हैं आपने जो 95 जो रैंक हासिल की है UPSC प्राइवेट, किस तरीके से देखते हैं, किस सफर कैसा रहा, कितनी मुश्किलें तकलीफ इसमें आई? अच्छी उपलब्धि है, खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि सारी जो मेहनत थी और सबका आशीर्वाद था वो पूरा हो गया। और चैलेंजेस होते हैं, हर UPSC एस्पिरेंट को हैं, तो उनको ओवरकम किया और आखिर सफलता मिली, तो खुशी है और अच्छा लग रहा है। कैसा माहौल लग रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि बधाई देने वालों के तांता लगा हुआ है, इलाके के लोग आ रहे हैं, आपको क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, सबकी दुआएं हैं, सबका आशीर्वाद है। मुझे ये पता है कि सबके आशीर्वाद से मैं आगे की जो मेरी जर्नी है उसमें मैं अच्छा काम करने का मुझे वो इंस्पिरेशन मिल रहा है। रिवाड़ी के हितेश शर्मा को UPSC परीक्षा में सफलता मिली है। उन्होंने 436वीं रैंक हासिल की। सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। हितेश शर्मा के पिता देशराज शर्मा ने अपने बेटे के इस मुकाम को हासिल करने पर खुशी जाहिर की है और कहा कि जीवन का एक लक्ष्य आज पूरा हुआ। आज जो भी संभव हुआ है वो हितेश की मेहनत की बदौलत ही हुआ है। हितेश ने UPSC की परीक्षा को क्लियर किया है और 436वीं रैंक उन्होंने हासिल की, जिसके बाद परिवार में खुशी का माहौल है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। पिता ने कहा कि सब हितेश की मेहनत का ही नतीजा है। लगातार मेहनत के बाद अभी जो सफलता हासिल हुई है, उसके बाद जो मेहनत की गई है वो पूरी हुई। मैंने मेरे बेटे की पढ़ाई आज इससे पूरी सफलता मिली है। मैं बहुत खुश हूँ। इसको जीवन में सदा ऐसे ही सफलता मिलती रहे। किसी और के बच्चे के बारे में जब सुनते हैं कि UPSC हाँ जी, हाँ, तो बहुत खुशी होती है। अपने घर में ये खुशी और सबसे ज्यादा हुई है। दूसरे बच्चों के लिए भी हम ये कामना करते हैं कि बस पढ़ते हैं तो सबको अच्छी खुशी। हाँ जी, क्या नाम? मोनिका शर्मा नाम है मेरा। मोनिका के ब्रदर ने UPSC। हाँ जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम 2 दिन से काफी एक्साइटेड थे कि रिजल्ट देखने के लिए कि क्या होगा क्या नहीं, बट एक श्योर तो थे कि हाँ होगा। बट एक UPSC आपको पता है कितना टफ एग्जाम है
तो बस ये था कि थोड़ा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बट रिजल्ट देखा उसके बाद फिर सबके फोन आने लगे रिलेटिव्स के, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और तो सबसे पहले पता चला कि यूपीएससी क्रैक कर ली, किसको कॉल किया, किससे बात की आपने? सबसे पहले मैंने पापा को कॉल किया। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहिए। मेरा नाम हितेश शर्मा है, मैं धारवाड़ा में रहता हूँ। मेरे पिताजी का नाम देशराज शर्मा और मेरे माताजी का नाम राधा शर्मा है। मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम मोनिका शर्मा। एजुकेशन वाइज मैंने बीटेक किया है NIT कुरुक्षेत्र से, और उसके बाद मैंने 1 साल शुक्ला यूनिवर्सिटी से यंग इंडिया फेलोशिप किया। उसके बाद मैंने 1.5 साल UGC में बतौर यंग प्रोफेशनल की तरह काम भी किया। उसके बाद मैंने वहाँ पे काम रहते हुए मुझे लगा कि आई थिंक मुझे UPSC की तैयारी करनी चाहिए, तो फिर मैंने वहाँ से रिज़ाइन करके लगभग मैं लास्ट के 3 सालों से UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। तो ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3rd मीन्स था, बट फर्स्ट इंटरव्यू था। तो पहले इंटरव्यू का आउटकम देशराज शर्मा। सर कैसा लग रहा है कि आज बेटे ने यूपीएससी की? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। जीवन का एक लक्ष्य जो था, जो तपस्या जो थी, इस बच्चे की मेहनत जो आज सफल हुई है, उससे बहुत खुशी मिल रही है। किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? खुद आप एक टीचर है। जब ये UGC में नौकरी करते थे तो इनके दिल में आया कि क्यों ना मैं UPSC की तैयारी करूं। तो सर्विस कर रहे थे, मैंने इनको कहा कि यदि सर्विस करनी है तो नौकरी को रिजाइन कर दो, और उन्होंने रिजाइन करके पूरा डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी शुरू की। और उस तैयारी को लेकर के मेरा काम तो सिर्फ इतना था कि शाम को रोजाना पूछ लेना भाई क्या रिक्वायरमेंट आपकी। तो मैं बुक सेलर के पास जाता था, रजिस्टर कितने चाहिए, 15 दे दे भाई। बैंक पेन कितना चाहिए, 2 पैकेट दे दीजिए। सर करते क्या हो आप? हिसार के PLA निवासी भावेश खयालिया ने दूसरे प्रयास में UPSC में 46वीं रैंक हासिल कर गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। उन्होंने HCS में 12वीं रैंक हासिल कर परिवार, गांव, क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। भावेश खयालिया ने बताया कि बगैर कोचिंग लिए उन्होंने हिसार में घर पर रहते हुए 15 से 16 घंटे नियमित रूप से पढ़ाई की और सफलता हासिल की है। तो वहीं भावेश खयालिया के ताऊ डॉक्टर युद्धवीर सिंह खयालिया 1983 में HCS चयनित हुए थे, और उसके बाद उनके चाचा राजेश खयालिया भी 1999 में HCS चयनित हुए। लगभग 24 साल बाद एक बार फिर भावेश खयालिया ने UPSC में 46वीं रैंक के साथ चयनित होकर अपने परिवार और गांव का परचम लहराया है। पहले प्रयास में उन्होंने UPSC की परीक्षा में 280वां रैंक हासिल किया था, लेकिन परिणाम से संतुष्ट नहीं, और दूसरी बार प्रयास में 46वीं रैंक के साथ UPSC की परीक्षा पास की है। लास्ट ईयर इसका 280 रैंक था। IRS इनकम टैक्स था, ये अंडर ट्रेनिंग था, तो इसने छुट्टी ले ली। लास्ट ईयर इसका HCS में भी 23 मार्च को इसने ज्वाइन किया था। बाद में इसने 7 नवंबर को रिजाइन कर दिया, और 10 नवंबर को उसने IRS इनकम टैक्स में ज्वाइन किया था। उसी दिन उसने छुट्टी ले ली थी, वो अपने इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन की। +2 में तो ये मुलाड़ स्कूल से था। +2 के बाद ये 30 हैदराबाद अपनी ग्रेजुएशन करने गया था। 2020 में अप्रैल में इसने अपनी ग्रेजुएशन की थी। कोविड के कारण इसका MA वैसे तो JNU में हो गया था, हमने भेजा नहीं। डिग्री के बाद भी थी इसने, वैसे तो ये टैलेंटेड पहले से है। +2 में जब इसका माँ बाप का जो कहना मानना है वो उस तरीके से भी, और खेल कूद में भी ये पूरा हर खेल में ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ऑलराउंडर ही था एक तरह से। ये सारी तरह के गेम खेलता था, क्रिकेट भी, फुटबॉल भी, वॉलीबॉल भी, तो ये ऑलराउंडर ही था। और सिंसियर तो रहा ही है। कहते हैं पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, तो वो बिल्कुल कहावत इसने सच करी है। देखो मैं तो एक एज ए मदर मैंने VRS भी इसीलिए ली कि भाई बच्चा पीछे से मेरे को ये चिंता रहती थी, खाना खाया है नहीं खाया है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, थोड़ा सा। हालांकि पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि मेरे को पता था ये सिंसियर है। पहले वो टिस में थे, 2020 के पास आउट है वो, वहाँ पे भी वो सिल्वर मेडलिस्ट है, तो वहीं से पता चलता है इज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड ही लव्स टू रीड।
वो काफ़ी बुक्स पढ़ने में और न्यूज़पेपर पढ़ने में, पॉलिटिक्स डिस्कस करने में पहले से ही आगे थे। हमारा एक ग्राम्य मंथन का एक टूर भी हुआ था, उसमें भी वो गए थे और उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया वहाँ पे, काफ़ी अच्छा एक रिसर्च पेपर तक लिखा था। तो इससे पता चलता है कि वो हमेशा से गरीबों के लिए और डाउन ट्रोडन के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। एंड देन HCS में उनका 11th रैंक आया था। नमस्ते, 46वां रैंक आया है मेरा इस साल सिविल सेवा में। पिछले साल हरियाणा सिविल सर्विसेज में भी मैं सिलेक्टेड था। उसके बाद पिछले साल की UPSC में मैं IRS में था, इनकम टैक्स में, और इस साल मैंने दिया है UPSC, मेरा 3rd अटेम्प्ट है और इसमें 46th रैंक मुझे मिली है। जी, ग्रामीण क्षेत्र से ही है, मेरे माता पिता दोनों ही वहाँ पे। मैं खुद तो शहर में ही पला बड़ा, पर गांव से ही जुड़ा रहा था। तो क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सा स्ट्रक्चर है तो गांव में आना जाना लगा ही रहता था, पर अदरवाइज शहरी क्षेत्र से था। मेरे पिताजी मेरे कॉलेज प्रोफेसर थे और कॉलेज प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। मदर मेरी संस्कृत की टीचर थी गवर्नमेंट स्कूल में, और उनने भी VRS ली थी 2021 में, ताकि मेरी तैयारी अच्छे से करवा सकें। अब खबर करनाल से है, जहां नायब तहसीलदार के पद पर तैनात गिरीशा ने आखिरी अटेम्प्ट में UPSC परीक्षा में जीत हासिल की है। आपको बता दें कि गिरीशा ने 263वीं रैंक हासिल की। वहीं गिरीशा के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिवार में खुशी का माहौल है। पिछले साल गिरीशा का HCS में 30वां रैंक आया था, तब भी परिवार में काफी खुशी थी। गिरीशा ने कहा कि वो काफी खुश है। जिंदगी में उन्हें काफी असफलताएं मिली है, लेकिन जो कामयाबी मिली उसके तले सभी असफलताएं दब गई हैं। खुशी तो अब यहाँ से ना कि खुशी अब डबल हो गई है। खुशी जो है समाई नहीं जा रही। ये बेटी ने जो हमें दिलवाया है, ऐसा मतलब आज तक हमें कुछ मिला नहीं है। और इस बेटी ने तो हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का और पूरे करनाल का, हमारे बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का भी नाम जो है हमारी बेटी ने ऊंचा कर दिया है। तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। अब प्रभु से हम क्या मांगे। अब प्रभु ने इतना कुछ दे दिया, खुशी समाई नहीं जा रही हमारे अंदर। बहुत काम आई है। अरे ये जिद्दी इतनी थी बचपन में, डांट भी बहुत खाती थी, लेकिन जिद्दी पूरी थी। वही जिद आज इसका गुण बन गया है। उस जिद ने ही इसको मुकाम पे पहुंचाया है। और मतलब कि एक डिटर्मिनेशन इसमें था। जितनी भी समस्याएं आई, जितनी भी बाधाएं आई, जितनी बार भी ये हारी है, लेकिन फिर उठ के खड़ी हो गई है। मेरा आज UPSC सिविल सर्विसेज 2023 का रिजल्ट आया है। मेरी रैंक 263 आई है और बहुत खुशी है इस बात की। मेरे को आज ही पता चला, रिज़ल्ट तो आज ही आया है और मेरा 6th अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट है। और जर्नी मतलब बहुत ही फेलियर से भरी हुई रही, बट आज लग रहा है कि वो सब फेलियर्स वर्थ इट थे जब सक्सेस मिल गया। और आज सक्सेस का इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दोज फेलियर्स। नायब तहसीलदार की HCS के थ्रू मुझे नायब तहसीलदार अलॉट हुआ था और उसकी जॉब ऑल्दो अभी शुरू ही हुई थी। बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे की इतने सालों की मेहनत से ये आज अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हुई है, इसके लिए मैं बहुत ही खुशी है। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, फॉर माय फैमिली एंड फॉर ऑल ऑफ अस। बस थोड़ा सा इसको मोरल थोड़ा आप करने की कोशिश करते थे, बाकी अदरवाइज ये खुद ही बहुत बोल्ड है। हर सिचुएशन को खुद ही बहुत परफेक्टली हैंडल कर लेती है। हमें भी सपोर्ट करती है, अपने भाई को भी, पूरी फैमिली को ये सपोर्ट करती है। बहुत ही बोल्ड है। बस अपना काम मन लगा के करो, पूरी ईमानदारी से करो, पूरे दिल से करो। और थोड़ा सा मतलब किसी को भी जो भी उम्मीद लेके आता है, अगर पॉसिबल है तो उसका काम जरूर करो, उसको बिल्कुल लटकाना नहीं है। अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाओ। बहुत खुशी की बात है और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ज़िंदगी जो है एक बहुत बड़ी जर्नी है और ये जो इसने प्राप्त किया ये इसकी मंजिल नहीं है, बस एक मकाम है। आगे जाके भी ये बस एक जरिया है जिससे कि अभी जो अपने सर्विस कंट्रीब्यूट करेगी और देश में। और मैं मैं चाहूँगा ही नहीं, मुझे विश्वास है कि इस गद्दी से इसकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, इससे इस गद्दी की इज्जत बढ़ेगी और आगे जो है हमारे देश में बहुत बड़ा योगदान देगी। और बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।